सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल शाम को जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की पेपर डिस्कशन की बात जो है मैंने की थी आपको कम्युनिटी टैब में बताकर। लेकिन कल शाम को जो है टाइम जो है वो उतना निकल नहीं पाया जिसकी वजह से वीडियो बना सकूं। तो अभी जो है इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम को पता है कुछ दिन पहले हुआ है। जेकेपीएससी जो है इसको कंडक्ट करवाती है और ये बिल्कुल जेकेएस के पैटर्न पे ही रहता है। इसमें भी आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें सीसैट रहता है आपका, दूसरा पेपर जो है जीएस का रहता है। देन आपका मेंस रहता है जिसमें 8 पेपर आपके अलग से होते हैं। देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो था ये कंडक्ट करवाया गया था अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। तो उसमें जो है आपको पता है 2 पेपर आए थे। सीसैट का पेपर था, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीसैट जो है वो बदलता रहता है, वो आप अलग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो जीएस का पेपर था उसमें 15 से 17 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो कि जनरल थे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो जेकेएस का एग्ज़ाम हो या फिर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हो जेकेपीएससी का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। वहाँ पर वो जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा क्योंकि ये जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम था तो वहाँ पर लॉ के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे, तो वो हमें भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ना ही जेकेएस में काम आने वाले हैं, ना ही आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार में काम आने वाले हैं। तो जो 15 से 17 क्वेश्चन जीएस के इसमें आए थे, जिसके रिलेटेड जो हम आज डिस्कशन करेंगे, उससे क्या होगा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्योंकि जेकेपीएससी जो है वो आपको पता है रीऑर्गेनाइज हो चुकी है, नई जेकेपीएससी जो है अब आई है। सारे मेंबर्स जो इसके बदल चुके हैं और बड़ा नया पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। चाहे हम केएस का पर्सनैलिटी टेस्ट देखें तो बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको कंडक्ट करवाया गया था और काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में जो है उसको कंडक्ट करवाया गया था। और हाई लेवल जो है अब रखा जाता है जेकेपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो डिस्कशन के बाद, इस क्वेश्चंस को देखकर, कि नई पीएससी जो है वो किस तरह का पेपर जो है वो डाल रही है और आपको जेकेएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में कैसा पेपर आने की जो है वो चांसेस रहेंगे एज़ पर योर सिलेबस। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा यही क्वेश्चन आपको उठा के डाल दिए जाएँ, क्योंकि वहाँ का सिलेबस अलग होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स में तो आपको पता है बिल्कुल अलग सिलेबस है। जेकेएस का भी सिलेबस जो है यहाँ से काफ़ी डिफरेंट दिखता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो है सेट डी है, सीरीज़ जो है डी है, याद रखिएगा सीरीज़ जो है ये सीरीज़ डी है। एंड उसके जो हैं 32 से लेकर 48 क्वेश्चन जो थे ये जीएस के डाले गए थे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो इंडियन थिएटर कमांड के ऊपर था। ठीक है, इंडियन थिएटर कमांड्स क्या हैं? ये जो हैं इंडिया की जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन लैंड फोर्स हो, आपको पता है जो हमारी आर्मी फोर्स है, इन तीनों की जो जॉइंट कमांड्स रहती हैं, इंटीग्रेटेड कमांड्स रहती हैं, वो जो हैं उसे हम कहते हैं इंडियन थिएटर कमांड। ठीक है। और क्या हुआ जब कारगिल का वार हुआ 1999 में, तो तब ये रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन जो है वो रहना पड़ता है। आपको नेवी को अगर कांटेक्ट करना है तो अलग उसके चीफ को कांटेक्ट करना पड़ता है। आपको आर्मी से कांटेक्ट करना है, अलग चीफ को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो क्या हुआ, करगिल में यही वार हुआ कि हम नेवी को अलग से कांटेक्ट करते रहे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना, आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बना। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं उस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जो है इतना वक्त लगा हमें करगिल को छुड़ाने में, और काफ़ी सारे सोल्जर्स जो है वो हमारे वो मारे भी गए। इसकी मेन वजह थी, वो थी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उसके बाद करगिल रिव्यू कमेटी जो है वो बैठाई जाती है 1999 में, और वो सजेस्ट करते हैं कि हमें तीनों जो सर्विसेज हैं हमारी डिफेंस की, उसकी एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज होनी चाहिए। यानी तीनों जो हैं वो एक जगह काम करनी चाहिए, उनका एक ही हेड होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी क्राइसिस फ्यूचर में देखने को मिलती है तो हमें अलग अलग चीफ्स जो हैं उनको कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़े, बल्कि वो आपस में ही जो हैं एक ही जगह पर हमें मिलें, ताकि हमें अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है उनको देखने को मिल सके और जल्दी से हम जो है वो एक्ट कर सकें, रिस्पॉन्स कर सकें, और जो भी क्राइसिस है उससे हम निपट सकें अगर ऐसा कोई क्राइसिस फ्यूचर में आता है। तो उसके बदौलत जो है वो बनाई जाती है थिएटर्स कमांड इंडिया में, जहाँ पर तीनों सर्विसेज जो हैं इंडिया की वो इकट्ठे काम करती हैं, इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में। ठीक है। हेड इनका जो है वो चीफ रहता है। तीनों जो चीफ रहते हैं वो रोटेशनल बेसिस पर जो है इसके हेड बनाए जाते हैं। और स्टेटमेंट्स आपको क्या थे? पहला स्टेटमेंट था कि इट इज़ अ यूनिफाइड कमांड ऑफ
3 आर्म्ड सर्विसेज। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ही जो हमारी आर्म्ड सर्विसेज हैं, इसकी एक यूनिफाइड कमांड होती है, ठीक है, यानी एक इकट्ठा काम करने वाली कमांड है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडियाज़ फर्स्ट थिएटर कमांड जो है वो इस्टेब्लिश्ड इन अंडमान एंड निकोबार। बिल्कुल सही है। 1999 में जब रिव्यू कमेटी आती है तो वो सजेस्ट करती हैं कि हमारी बिल्कुल ऐसी एक इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड, सॉरी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद 2001 में जो है इंडिया की पहली जो है थिएटर कमांड जो है वो लॉन्च की जाती है, और वो लॉन्च की जाती है आपकी अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि देर आर करेंटली 4 फंक्शनल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी फंक्शनल कमांड अगर आप देखोगे इंडिया में अभी 2 ही फंक्शनल कमांड है, अंडमान निकोबार की कमांड है एंड एक स्ट्रेटेजिक कमांड है हमारी, तो जो कि 2006 में बनती है। तो करंटली जो है हमारी दो ही थिएटर कमांड है जो कि फंक्शनल हैं। हालांकि ये कहा गया है कि इस साल के ख़त्म होने तक हमारी 4 जो है थिएटर कमांड कम से कम होंगी, एंड मैक्सिमम हम 5 हमारी थिएटर कमांड्स भी हो सकती हैं। तो दो और 3 नई थिएटर कमांड जो हैं वो भी लॉन्च करने का जो है वो इस बार लिया गया है ऑपरेशन। और उसमें से एक थिएटर कमांड जो है जम्मू कश्मीर में भी प्रपोज्ड है, जो कि पाकिस्तान एंड चाइना के साथ जो है वो डील करेगी, ठीक है, उनके रिलेटेड जो मैटर्स रहेंगे। तो 4-5 हो जाएंगी इस साल के एंड तक, ये कहा जा रहा है। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम देखें करंटली, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही थिएटर कमांड्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल आपको पता है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपको है करेक्ट, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर था। उसके बाद 33 क्वेश्चन जो था वो था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही थी कि जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, हमारा संविधान का जो अमेंडमेंट था वो किसके रिलेटेड था। तो इसका आंसर जो था वो था एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एनक्लेव्स क्या रहते हैं आपको पता है, जैसे कि पहले आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एक ही पार्ट रहता था, ईस्ट पाकिस्तान था, देन बांग्लादेश बना, ये सारे इंटीग्रेटेड इंडिया एक ही होता था। तो जब डिवीजन हुई उसके बाद देन पार्टीशन हुई एंड देन पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान बना, देन बांग्लादेश बना, तो क्या हो गया कि कुछ ऐसे एरियाज़ थे, जब बाउंड्रीज बनी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लैंड के पीसेस थे जो कि बांग्लादेश के बंदे जहाँ पर रह रहे थे, जहाँ पर कंट्रोल जो था वो बांग्लादेश का होना चाहिए था, लेकिन जो बाउंड्री ड्रॉ की गई उसके हिसाब से वो इंडिया में आ गए। और कुछ लैंड एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर इंडिया के लोग रहते थे, कंट्रोल इंडिया का होना चाहिए था, लेकिन वो लैंड जो थी वो बाउंड्री की वजह से बांग्लादेश में चली गई। वो जो छोटे छोटे लैंड एरियाज़ जो हैं जहाँ पर थोड़े थोड़े लोग जो थे वो रहते थे, उन एरियाज़ को हमें एनक्लेव कहा गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने भी डिमांड की, जो बांग्लादेश में एनक्लेव्स थे इंडिया के रह गए, या इंडिया में जो एनक्लेव बांग्लादेश के रह गए, तो लोगों ने कहा कि हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद जो है फिर एग्रीमेंट होता है भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच, और उनके बीच जो है वो फिर एनक्लेव्स जो हैं वो एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स के साथ एक्सचेंज होते हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है अभी मुझे याद नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके रिलेटेड है, तो वो एनक्लेव के रिलेटेड है। और एनक्लेव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे लैंड के पीसेस ही होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स छोटे छोटे हम कह सकते हैं। उसके बाद 34 क्वेश्चन जो था वो था कि विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट रिसेंटली वॉन द एयरलाइन 5 ग्लोबल विजन अवार्ड, ठीक है। तो एयरलाइन 5 ग्लोबल विजन अवार्ड जो है वो किसको मिला है अभी रिसेंटली, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है बिल्कुल अभी अभी आपको पता है रिसेंटली जो है चीफ जस्टिस जो हमारी वो हैं जस्टिस गीता मित्तल, तो क्या इनको जो है ये अवार्ड मिला गया है। अवार्ड कौन सा है, एयरलाइन 5 ग्लोबल विजन अवार्ड, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया है इस साल। ये जो दूसरी लड़की है उसका नाम है लूना रोमस, जो कि मैक्सिको की हैं, और एक जो दिया गया हुआ है जस्टिस गीता मित्तल को। और जस्टिस गीता मित्तल जो है इंडिया की पहली जज अब बन चुकी हैं जिनको कि एयरलाइन 5 ग्लोबल विजन अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। इससे पहले इंडिया के किसी भी जज को जो है ये अवार्ड नहीं मिला है। ये अवार्ड मिलता किस फील्ड में है, तो ये मिलता है जो इंटरनेशनल वीमेन जजेस हैं, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वुमेन जजेस हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी फील्ड में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इंडिया में गीता मित्तल जी है उनको मिला है, और ये पहली जज बन गई हैं जिनको ये अवार्ड मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग टेकन चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया था मई 2020 में। काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ थी, इसके बारे में आई होप आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनको जो है अब उनको 2020 मई में जो है डब्ल्यूएचओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका चेयरपर्सन बनाया जाता है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2006 में कौन सी ऐसी स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डिज़ास्टर सिचुएशन जो है इंडिया में उसको देखना, इसको प्रिडिक्ट करना, उसके साथ डील करना। तो आपको पता ही होगा कि 2005 में एनडीएमए एक्ट जो आता है, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और इसके अंदर जो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो बनाई जाती है। नेशनल लेवल पर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई जाती है और स्टेट लेवल पर जो है वो एसडीआरएफ बनाई जाती है, दैट इज़ स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो 2006 में जो है ये फोर्स बनती है, 2005 में जो है एनडीएमए एक्ट आता है और 2006 में जो है एनडीआरएफ जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलें तो काफ़ी करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जो कि किसी भी इंडियन स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं लगातार 3 टर्म तक। यानी पहले 5 साल भी रहे, देन फिर 5 साल जीते, एंड देन अगेन अगले 5 साल, लगातार 15 साल तक सीएम रहे। किसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं कहेंगे, किसी भी स्टेट के जो हैं वो सीएम रहे हैं लगातार 3 साल तक, वो इनमें से कौन है। ठीक है, तो पहला जो है तरुण गोगोई जी का नाम है। तो बिल्कुल तरुण गोगोई जी जो हैं ये आसाम के जो हैं ये सीएम रहे हैं लगातार 3 साल तक, जो हैं 3 टर्म तक जो हैं वो सीएम रहे हैं आसाम के। ठीक है, दूसरी अगर देखें तो शीला दीक्षित जो हैं ये दिल्ली की सीएम थी। आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल से पहले जो हैं ये शीला दीक्षित का ही राज होता था, और शीला दीक्षित भी बिल्कुल 15 साल तक जो है वहाँ पर सीएम रही हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक। और उसके बाद अगर आप देखो तो ममता बनर्जी रिसेंटली हाल ही में जो हैं ये इलेक्शन जीती हैं और 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए ये भी जो हैं अब नियुक्त हो गई हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। चारों जो हैं वो ये तीनों चीफ मिनिस्टर जो हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जीत चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही थी कि नेशनल पार्टीज़ जो हैं, अगर आप 2020 के हिसाब से बता रहा था कि इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो 8 पार्टीज़ जो हैं वो 2020 तक की बात करें तो 8 पार्टीज़ जो हैं नेशनल लेवल पर वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 था, लासी के बारे में पूछा गया था। लासी जो है उसका फुल फॉर्म जो है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। इसमें यही है कि जो पॉपुलेशन की एजिंग वगैरह रहती है कि पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन अलग अलग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है कौन सी कंट्री में, तो उसके ऊपर बनाई जाती है। देन उसका क्या क्या असर पड़ता है उसकी इकोनॉमी पर, उसकी सोशल लाइफ पर। तो ये सारा कुछ जो है इसमें इस सर्वे में जो है हम वो करते हैं, मेयर करते हैं। ठीक है, तो पहली में फुल फॉर्म जो है इसकी दी गई है बिल्कुल, और दूसरी में कहा गया कि इट इज़ अ नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक नेशनल सर्वे है बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें होती है किस किस की हेल्थ की रहती है, इकोनॉमी की रहती है, सोशल लाइफ की रहती है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में अलग अलग पॉपुलेशन जो है, अलग अलग पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनका क्या असर जो है इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की हेल्थ पर, इंडिया के सोशल डिटर्मिनेंट्स पर पड़ता है। ये भी सही आंसर है। देन सी में कहा गया कि इट इज़ को कंडक्टेड बाय हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, को कंडक्टेड का मतलब है कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया की जो अपनी मिनिस्ट्री है कंसर्न सर्वे वाली मिनिस्ट्री, आपको पता है हमारी स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री है, वो तो इसको सर्वे को कंडक्ट करवाती है, लेकिन इसके साथ को कंडक्ट कौन करवाता है, तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो भी भागीदारी रहता है, दोनों मिलकर जो है सर्वे को करवाती है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव रहेगा, तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसके वो सही हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 40 था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लेयर विच इंडियन फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कौन सी यूनियन टेरिटरी जो इंडिया की, जिसे कि डिक्लेयर किया गया है कि ये पहली यूनियन टेरिटरी है जो कि 100% ऑर्गेनिक होगी, यानी वहाँ पर जितनी भी
एग्रीकल्चर रहती है, एग्रीकल्चर होती है, उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ही वहाँ पर हो रहा है 100%, यानी हर घर में। तो लक्षद्वीप जो है इसका राइट आंसर है। आप सबने सुना होगा, ये भी न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड थी पिछले दिनों में 2020 के न्यूज़ में, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है पहली यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो कि 100% ऑर्गेनिक हो गई है। कल हमने पढ़ा था कि 100% एलपीजी कनेक्शन जो है वो कौन सी स्टेट होगी जिसमें एलपीजी कनेक्शन 100% है, वो हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। वो हेल्थ एजुकेटर के एग्ज़ाम में शायद हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको पता है जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस एन वी रमना जो हैं हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनके ऊपर सवाल आया था कि इनका जो पेरेंट हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका पेरेंट हाई कोर्ट यानी ये कौन से हाई कोर्ट जो हैं वहाँ से ये आकर प्रमोट होकर अब ये चीफ जस्टिस बने हैं। तो इनका जो पेरेंट हाई कोर्ट है, यानी सबसे पहला हाई कोर्ट जिसमें ये इन्होंने काम किया था, वो था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जो है इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वो उनका पेरेंट हाई कोर्ट बन गया। और अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बुक्स पर दिया गया है कि कौन सी बुक जो है वो कौन किसने लिखी है, ये आपको मैच करने के लिए बोला गया था। तो ये भी जजेस जो हैं इन्हीं के जजेस ने जो बुकें लिखी हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो पहली बात है सॉरी पहली बुक का नाम है रोजेज इन दिसंबर। तो रोजेज इन दिसंबर जो है ये किसकी बुक है, तो ये है MC छागला जी की बुक है, ठीक है, रोजेज इन दिसंबर। उसके बाद सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक है माई ऑन बॉसवेल। माई ऑन बॉसवेल की बात करें तो ये लिखी है जस्टिस M हिदायतुल्ला ने, ठीक है। चारों ही जो हैं ये जस्टिस हैं। थर्ड की बात करें बिफोर मेमोरी फेड्स, तो ये बिल्कुल सही मैच किया गया है। इसमें जो है एफ एस नरीमन जो हैं इन्होंने जो है बिफोर द मेमोरी फेड्स लिखी है। और आखिर में जो है नीदर रोजेज नॉर थॉर्न जो है ये लिखी है हमारी जस्टिस HR खन्ना में, ठीक, खन्ना ने, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो मैचिंग रहेगी, ऑप्शन डी जो है इसका वो है राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो ये न्यूज़ भी काफ़ी हाईलाइटेड थी। आपको पता है स्विस कैनाल जो है मार्च 2020 की बात है, मार्च 2020 में स्विस कैनाल में एक शिप जो है कार्गो शिप वो फंस गई थी, जिसकी वजह से स्विस कैनाल में एक ब्लॉकेड सा लग गया था कुछ दिनों के लिए। ना ही शिप को, क्योंकि इस शिप की स्विस कैनाल छोटी सी है और ये लॉन्गिट्यूडनल वे में पूरी फंस गई, और वहाँ से कोई भी जो है जगह बची नहीं थी जिसके द्वारा जो है ट्रैफिक आर पार हो जा सके। तो उस शिप का नाम पूछा गया है कि ये शिप जो है कौन सी थी जिसकी वजह से स्विस कैनाल जो है उसमें ट्रैफिक जाम हो गया था मार्च 2021 में। तो आपको याद ही होगा, इसका नाम एवरग्रीन नहीं था, याद रखिएगा। कंटेनर का शिप था, शिप का नाम था एवर गिवन, ठीक है, एवरग्रीन नहीं एवर गिवन शिप था। और ये शिप जो है ये किसकी थी, कौन सी कंट्री की थी, तो ये भी याद रखिएगा, ये शिप जो है ये ताइवान की थी, ठीक है। तो ताइवान की ये शिप थी, इसका नाम था एवर गिवन। एवरग्रीन भी याद रखिएगा, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक इजी क्वेश्चन देखने को जो ज़रूर मिला था कि आपको पता है कि अक्टूबर 2021 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक टनल जो है उसको रीनेम करके उसका नाम जो है वो अटल टनल कर दिया गया था, ठीक है। किसकी याद में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। आपको बताना है वो कौन सा टनल था जिसका नाम बदल कर अटल टनल जो है वो कर दिया गया, ठीक है। तो रोहतांग टनल जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जोड़ता है, इस टनल का नाम जो है वो बदल कर अटल टनल के नाम पे कर दिया गया था, अटल जी को एक श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। उसके बाद कल्चर फेस्ट पे क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन यही था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसको वर्चुअली जो है इस पर ही मनाया गया था। आपको बताना था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट का है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये है नागालैंड स्टेट का, ठीक है। नागालैंड स्टेट में जो है ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद मिशन कर्मयोगी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं इनको और एफिशिएंट बनाने के लिए जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका नाम था मिशन कर्मयोगी। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको बताने थे। तो ऑल ऑफ द अबव मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने लगाया होगा, क्योंकि पहले दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, सच में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें हल्का सा जो है वहाँ पे करेक्शन है, तो उसकी वजह से ये ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। लेकिन पहले दो स्टेटमेंट क्योंकि सही हैं, इसकी वजह से शायद जो है बच्चों को लगा हो कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही रहेगा, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत था।
इसमें पहला है कि इट इज़ अ इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सॉरी पहला स्टेटमेंट भी गलत है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नहीं है, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का नहीं है, मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहला जो है स्टेटमेंट ये भी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इट इज़ अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट एम एट अपग्रेडिंग द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। तो ये बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल सर्विसेज जो है पोस्ट रिक्रूटमेंट यानी जब वो रिक्रूट हो जाते हैं उसके बाद उनको कैसे एफिशिएंट बनाना है, उनको कैसे अपग्रेड करना है, ये उस चीज़ के लिए जो है वो ये लॉन्च किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोग्राम इज़ डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ज़रूर बनाया गया है जिसके द्वारा जो है इस प्रोग्राम की सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम आई कर्मयोगी नहीं है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। तो आई गॉट कर्मयोगी जो है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है जिसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट होती है पूरी स्कीम, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल। आपको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों जो है एक्ट्स जो हैं काफ़ी सारे लाए हैं, फूड के रिलेटेड भी एक्ट लाए हैं, उसमें ये कहा गया कि आपको एक फ्लोर प्राइस जो है हर चीज़ का एटलीस्ट सेट कर देना चाहिए। फ्लोर प्राइस मतलब कि कम से कम इतना प्राइस जो है वो होना चाहिए इस चीज़ का मार्केट रेट के हिसाब से। तो उसी के बेस पर क्या हुआ कि को एक स्टेट जो है इंडिया में उसने क्या है वेजिटेबल का फ्लोर प्राइस जो है वो अब सेट कर दिया है। क्या फ्लोर प्राइस रखा है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोडक्शन कास्ट रहेगा यानी जितना भी पैसा उसको उगाने में लग रहा है किसानों को, उससे 20% अबव ही जो है वो होना चाहिए कम से कम। यानी 100 रुपये अगर किसी चीज़ को उगाने में लग रहा है किसानों को, तो उनको फ्लोर प्राइस जो 120 रुपये मिलना चाहिए, यानी 20 रुपये तो प्रॉफिट उनको मिलनी ही चाहिए कम से कम। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कौन सी स्टेट है जिसने जो है फ्लोर प्राइस वेजिटेबल का अब उसको फिक्स कर दिया है इतना 20% ऑफ प्रोडक्शन कास्ट? तो केरला जो है, बिल्कुल हर जगह आपको देखोगे तो काफ़ी सारे सर्वेज जो हैं वहाँ पर भी केरला आगे होती है। लिटरेसी रेट इनका हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, हेल्थ सर्विसेज इनकी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये भी इनिशिएटिव जो है उनकी तरफ से लिया गया और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी स्टेट्स को भी ये इनकरेज करेगा। आखिरी क्वेश्चन जो है जो कि जीएस का था, इसी को डिस्कस करेंगे, वो है एक्टिस्ट पॉलिसी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था कि एक्टिस्ट पॉलिसी जो है वो क्या है। तो एक्टिस्ट पॉलिसी का पहला स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बिल्कुल सही है। इसमें हमारा जो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिया की भी नॉर्थ ईस्ट रीजन की, और जो एशिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो बिल्कुल जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है इसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं, रोड नेटवर्क हैं, इन सब की डेवलपमेंट होनी चाहिए सारी नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, ठीक है। और ये लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की पहले रहती थी, उसी की एक अपग्रेडेशन है, जैसी वो भी बिल्कुल सेम ही थी, अब इसको थोड़ा अपग्रेड करके एक नया नाम दे दिया गया था। एंड इट सीक टू कनेक्ट द एशियान कंट्री, तो एशियान कंट्री आपको पता है कि ईस्ट एशिया का ही पार्ट है, सारी नॉर्थ ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो उसको कनेक्ट किया जा सके, यानी एशियान कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको एक दूसरे के साथ इनलैंड बाय रोड बाय एयरवेज जो है उनको कनेक्ट किया जा सकते विद द हेल्प ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो है ये स्कीम इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इतना ही था जीएस की वीडियो में। आई होप आप लोगों को एक जेके पीएससी के पेपर के बारे में एक आइडिया ज़रूर मिला होगा। इसके बाद हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर को भी सर्च कर रहे हैं, जब मिलेगा तो हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड।